नमस्कार, एग्जाम है पीवाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें यहाँ पर तैयारी जो है आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को करना होगा। अब हम आपको बता देते हैं आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है? आगे नहीं जा पाओगे। तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर बाजारू चीजें लेकर के पढ़ रहे हैं और सिर्फ दूसरे चैनल से जा करके एसएससी और जेएसएससी के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। आपको करना क्या है, तो आप अगर नहीं भी जुड़ते हैं किसी से तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए जैक ने स्पष्ट कह दिया है कि पाठ्यक्रम पर सारे आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठ्यक्रम का सिलेबस दिया है क्या, तो पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जैक की किताब बनी हुई है, जैक ने ही किताब को दिया है। तो आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप सही ट्रेन को पकड़ें, सही जगह पर जाएं और सही रणनीति में सही समय पर तैयारी करें, नहीं तो सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं यहाँ पर इस चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है वही जो जैक मॉडल पर आधारित है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में जुड़ करके आप यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं और जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है। अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। अगर डिसाइड करते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो और आप यहाँ पर आकलन परीक्षा में पास करके एक दिन अस्थायी शिक्षक बन सकें। इससे तो प्राप्त किए जाते हैं। आपको बताना है कि जो रेशम होता है, रेशमी वस्त्र जो होते हैं, उसके रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं? बकरी के बाल से, भेड़ के बाल से, रेशम के कीट या कोकून से, या कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर यह प्रश्न जो आपका आया है यूपी में, आपको बता दे रहे हैं ये 3 बार पूछा गया है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन के 3 बार और विज्ञान के अंतर्गत 1 बार ये प्रश्न यूपी में पूछा गया है। उसी तरह से बिहार में भी यह प्रश्न आया हुआ है कि रेशम के रेशे जो है किससे प्राप्त किए जाते हैं। तो आपको पता होगा कि रेशम के जो रेशे होते हैं उस वो क्या होता है, तो वो होता है रेशम के कीट। देखिए रेशम का कीट जो कोकून जिसको कहते हैं, रेशम के कीट जिसको हम लोग यहाँ पर कोकून कहते हैं, उससे रेशम प्राप्त किए जाते हैं और ये शहतूत की पत्तियों पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, उसी से रेशम की प्राप्ति होती है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, याक का ऊन प्राप्त होता है। याक जो यहाँ पर होते हैं, याक, उनका ऊन कहाँ पर ज्यादा मिलता है? तिब्बत में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, या ए और बी दोनों, यानी तिब्बत और लद्दाख दोनों। तो आपको देखिए पता होना चाहिए जो याक होता है यह जो है ऊन वाला जानवर है, भेड़ है, ठीक है। और यह वहां पर होते हैं जहां सबसे ठंडे, ऊंचे और ठंडे प्रदेश होते हैं, जहां पर ऊंचाई अधिक होती है और ज्यादा ठंडे पड़ते हैं। तो वहां पर क्या होते हैं कि वे उनके जान बचाने के लिए उनका जो अनुकूलन होता है, उनके जो होते हैं बाल बहुत घने घने होते हैं, ठीक है। उनके बाल बहुत घने घने होते हैं जिससे ऊन प्राप्त होता है उस बाल से। तो ये याक जो होते हैं ऊंचे स्थान, तो ऊंचे स्थान इसमें से कौन आपको नजर आ रहा है? तो देखिए तिब्बत भी ऊंचा स्थान है और लद्दाख भी ऊंचा स्थान है। तो तिब्बत और लद्दाख के दोनों जगहों पर इसी प्रकार के जानवर पाए जाते हैं याक, जो कि यहाँ पर बाल से ढक करके अपने यहाँ पर रह सकते हैं। तो दूसरे जंतु जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे और वहाँ पर रहने के लिए अनुकूलित नहीं है। तो ऐसे जगहों पर याक रहते हैं और यह तिब्बत और लद्दाख दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, पश्मीना शॉल कहाँ से प्राप्त होता है? बहुत बार आप प्रश्न को देखे होंगे, पश्मीना नाम सुने होंगे। तो नया नया आप अगर पहली बार अगर देख रहे हैं तो आप यह, इसका मतलब है कि आपने सीटेट ये सब नहीं ज्वाइन किया है। तो सीटेट यदि आप दिए होंगे तो पश्मीना शॉल के बारे में बार बार वहाँ सीटेट में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका पश्मीना शॉल जो है यहाँ पर स्टेट का भी एग्जाम में लगा दिया है, आता है बार बार। तो पश्मीना शॉल कहाँ मिलता है? तिब्बत में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, या कहीं नहीं, ठीक है। तो देखिए ये पश्मीना जो बकरी होती है ना, पश्मीना, ये जो है आपको जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा मिलता है। पश्मीना का साल जो होता है ये जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा होता है और यह बहुत हल्के साल होता है। आपको इसकी गुणवत्ता बता देते हैं, ये हल्के साल होते हैं। आपको देखने में लगेगा कि इतना हल्का है लेकिन इसमें गर्मी क्या होगा, लेकिन यही इसमें ऐसी खासियत है कि सबसे, अगर 50 ग्राम का साल है और आप 2 केजी का एक कंबल आप लिए हैं, तो ये जो सॉल है ना उसके बनिस्पत ज्यादा गर्म होता है। तो ये पश्मीना सॉल जो है जम्मू कश्मीर का है और यह बहुत ज्यादा गर्मी इस साल में होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है,
पश्मीना शॉल जो है वो क्या होता है, अंगोरा नामक बकरी के ऊन से प्राप्त किया जाता है। ये अंगोरा बकरी जो है ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है और उसी बकरी से जो है ये पश्मीना शाल बनाया जाता है। और पश्मीना शाल की खासियत है कि बहुत ज़्यादा गर्म होती है, ठंडे स्थानों पर ये जो है बहुत अच्छा आपके इसके लिए काम करता है, इसलिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ये शाल चलता है। भेड़ होते हैं, आपको बताना भेड़ क्या होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या कोई नहीं। तो चलिए यदि आप जानते हैं भेड़ के बारे में तो ये आपका बिहार में पूछा गया है, साथ ही बंगाल में पूछा गया है कि भेड़ क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं या कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि भेड़ जो होते हैं हमारे वो क्या है, तो यहाँ पर शाकाहारी जंतु में आते हैं। ठीक है, भेड़ किस में है, शाकाहारी में आते हैं, क्योंकि वे सिर्फ शाकाहारी चीजें ही खाते हैं। रेशम कीट किस पेड़ की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, यानी रेशम का जो कीट होता है वो कौन से पेड़ की पत्तियों में रहते हैं, यानी रेशम का कीट जो लगता है वो किस पेड़ की पत्तियों पर ज्यादा करके बैठते हैं और लगते हैं, शरीफा, कटहल, शहतूत या कोई नहीं। ठीक है, तो रेशम के कीट जो होते हैं वो शहतूत के पेड़ की पत्तियों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम कीट किससे प्राप्त किए जाते हैं, शहतूत के पेड़ की पत्तियों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो रेशम कीट जो होता है शहतूत, जिसको आप लोग कभी कभी सुने होंगे तूत के नाम से जानते होंगे, तूत ना, उसी को हम लोग यहाँ पर शहतूत कहते हैं। तो ये शहतूत के पेड़ के जो होते हैं पत्तियों पर, उस पर रेशम कीट बहुत ज़्यादा प्राप्त किए जाते हैं और रेशम कीट रेशम पालन के लिए ये अच्छा एक पौधा भी माना जाता है, शहतूत को हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला, सबसे सामान्य रेशम कीट का नाम क्या है, मतलब यहाँ पर जो रेशम कीट होते हैं जो शहतूत पेड़ की पत्तियों पाए जाते हैं उसमें बहुत तरह के रेशम कीट होते हैं, लेकिन सबसे सामान्य जो सब जगह लगभग पाए जाते हैं और उससे प्राप्त किए जाते हैं, तो उस सामान्य रेशम कीट का नाम क्या है, शहतूत रेशम कीट, शरीफा रेशम कीट, पालक रेशम कीट या कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे सामान्य रेशम कीट जो होता है उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं, देखिए शहतूत। ठीक है, शहतूत रेशम कीट होता है। ठीक है, शहतूत रेशम कीट को हम लोग कहते हैं। अगला है, झारखंड राज्य में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है, जो हमारा झारखंड राज्य है उसमें तो रेशम का उत्पादन होता है, शहतूत के पट्टियों पर किया जाता है, लेकिन उस रेशम का नाम क्या है, सिल्क नाम है, बत्तर नाम है, तसर नाम है या कोई नहीं। देखिए, ठीक है, तो झारखंड में जो सबसे अधिक प्रकार के यहाँ पर जो रेशम कीट का रेशम का उत्पादन होता है सबसे अधिक प्रकार का, वो देखिए आपका है तसर रेशम। कौन सा रेशम है, तसर रेशम जो होता है वो सबसे अधिक होता है, उसको हम लोग तसर रेशम के नाम से जानते हैं। तसर रेशम जो है वो राइट आंसर आपका हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, प्राकृतिक रेशम उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर कौन सा है, माने प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में विश्व में सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है, आपको बताना है, चीन, संयुक्त अमेरिका, भारत या कोई नहीं। ठीक है, तो प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर जो है वो आपका चीन स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है, चीन स्थान रखता है। ठीक है, रेशम कीड़ा है, रेशम का कीड़ा कौन होता है, रेशम का कीड़ा कोकून, कैटरपिलर, शलभ या कोई नहीं। ठीक है, तो रेशम के कीड़ा को हम लोग क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं ना, रेशम के कीट को कोकून के नाम से जानते हैं और इसी से रेशम प्राप्त होता है, तो ये कोकून ही कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ऊन नहीं देता, आपको बताना है इसमें से कौन जो है ऊन नहीं देता है, याक है, ऊँट है, बकरी है या कुत्ता। देखिए, याक ये सबसे ऊंचे स्थानों पर और सबसे ठंडे स्थानों पर रहते हैं, तो इनके ये क्या होते हैं, तो इनके बहुत घने घने बाल होते हैं जो कि ऊन प्राप्त इनसे होता है और यह बहुत ही गर्म होता है। ऊँट का भी होता है और बकरी, इसमें आपने देखा था अभी जम्मू कश्मीर में जो पश्मीना बकरी पाई जाती है उसके क्या होता है, पश्मीना शॉल जो बनाया जाता है वो बकरी से ही बनाया जाता है। तो इस तरह से इसमें एक और एक नाम केवल बच गया, कुत्ता, इससे जो होता है ऊन नहीं बनाया जाता है। ठीक है, इसका ऊन नहीं होता है, बाकी ये तीनों का ऊन होता है। तो देखिए यहाँ पर अगला, जब भोजन का विघटन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है, जब भोजन जो ग्लूकोज है उसका टूटना ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो उससे क्या कहते हैं, वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण, संतृप्त क्रिया या कोई नहीं। ठीक है, तो जब भोजन का विघटन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो उसको हम लोग वायवीय शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वायवीय शोषण के नाम से जानते हैं। जब भोजन का विघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जब भोजन का विघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उससे क्या कहते हैं, वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण, संतृप्त क्रिया या संतृप्त क्रिया। तो जब भोजन का विघटन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसको हम लोग कहते हैं अवायवीय शोषण। क्या कहते हैं, अवायवीय शोषण के नाम से जानते हैं। मानव में शोषण होता है, मानव जो शोषण लेते हैं वो किसके द्वारा लेते हैं, आपको बताना है, त्वचा के द्वारा, गिल्स के द्वारा, फेफड़े के द्वारा या कोई नहीं। ठीक है, तो मानव का जो शोषण होता है वो होता है यहाँ पर फेफड़ों के द्वारा। किसके द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा मानव में शोषण होता है। केचुए में शोषण कैसे होता है,
अब बता सकते हैं केचुए में श्वसन कैसे होता है? ये 1001 बार प्रश्न पूछ गया है। पर्यावरण के अंतर्गत तो अभी सभी राज्यों के एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। त्वचा के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा, गिल्स के द्वारा या कोई नहीं, ठीक है। तो मान ये जो केचुआ है उसमें श्वसन जो होता है वो आपको त्वचा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? त्वचा के द्वारा श्वसन सबसे ज्यादा होता है। मछली में श्वसन अंग होता है, मछली में श्वसन अंग कौन होता है? ये भी प्रश्न आपको 501 बार पूछ दिया गया है कि मछली में श्वसन अंग कौन होता है? त्वचा, फेफड़ा, गिल्स या कोई नहीं। तो मछली में जो श्वसन अंग होता है वो गिल्स होता है, ठीक है, जिसके द्वारा मछली जो होते हैं घुले हुए ऑक्सीजन को लेते रहते हैं और पानी के अंदर जिंदा रहते हैं, ठीक है। मेढक में श्वसन अंग होता है, कौन कौन होता है? फेफड़ा होता है, त्वचा होता है, ए और बी दोनों होता है या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए मेढक में जो श्वसन अंग होता है वो ए और बी दोनों यानी फेफड़ा और त्वचा दोनों होता है, क्योंकि मेढक जो उभयचर प्राणी है वो देखिएगा तो पानी में भी रहता है और स्थल पर भी आप देखते हैं दोनों जगह जिंदा रहता है। तो जब वो पानी में रहता है तो वो जो ऑक्सीजन है वो फेफड़ा के द्वारा लेता है, और जब पानी में जब रहता है तो ऑक्सीजन जो है त्वचा के द्वारा लेता है। किसके द्वारा लेता है? त्वचा के द्वारा। लेकिन जब ये धरातल पर आ जाता है, जमीन पर रहता है, तो वो ऑक्सीजन जो है फेफड़ा के द्वारा लेता है, इसलिए दोनों जगहों पर रहने के लिए अनुकूलित होता है। इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा ना। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा, तना के द्वारा, रंध्र के द्वारा या कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है वो रंध्र के द्वारा होता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए यहाँ पर है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई या 22 जून। देखिए यहाँ पर एक नियत तिथि फिक्स है कि विश्व जल दिवस जो है वो मनाया जाता है आपको 22 तारीख को। ये तो फिक्स हो गया, लेकिन आपको महीना याद करना है कि मार्च का था या अप्रैल या मई या जून, ठीक है। देखिए अब आपको बताते हैं, दो प्रश्न यहाँ से जो रहता है। देखिए 22 मार्च, ठीक है, और 22 अप्रैल, ये दोनों को याद कर लीजिएगा, ये दोनों बार बार पूछा जाता है, ठीक ना। तो देखिए ये क्या होता है, जैसे हम देखेंगे धरती की सतह, तो ये क्या है? धरती है, ये पृथ्वी है, और जल इसके क्या होते हैं? इसके ऊपर होते हैं ना, होते हैं। तो देखिए अब आपको बताते हैं, जल जब इसके ऊपर है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आएगा? मार्च आएगा, फिर अप्रैल आएगा। तो मार्च आया तो ये ऊपर हो गया, तो 22 मार्च ना, मार्च ये हो जाएगा आपका जल दिवस, 22 मार्च को जल दिवस हो जाएगा। और इसके नीचे क्या है? देखिए पृथ्वी है, तो ये 22 का ही डेट रहेगा, लेकिन ये अप्रैल होगा, तो 22 अप्रैल जो है आपका पृथ्वी दिवस हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 22 मार्च, यानी जल बना लीजिएगा, जल ऊपर है तो 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। तो यहाँ पर कंफ्यूज होता है मार्च की अप्रैल, तो इस तरह से आप जब बना करके याद रखिएगा कि पृथ्वी है उसके ऊपर वाले जल को लेना है ना, तो ऊपर वाला जल है तो 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिएगा। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखलाई पड़ती है? ये इसको आपको बताते हैं 1001 बार आया हुआ है, और यहाँ पर जो होते हैं 100% लोग गलत करके बैठते हैं, ठीक है। तो इसको सही कैसे कीजिएगा? तो देखिए आपको हम बता देते हैं। बहुत लोग क्या होता है कि काला को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, काला को चाहते हैं ना, तो बस एक ही चीज़ याद रखते हैं कि अंतरिक्ष यात्री के पूछता हूँ तो बस काला बता दी है भाई, तो ये बात नहीं है, आपको दोनों चीज़ का कन्फ्यूजन दूर करना होगा, ठीक है। तो देखिए आप अंतरिक्ष में है, आप कहाँ पर है? स्पेस अंतरिक्ष में है, और अंतरिक्ष से जब आप पृथ्वी की ओर देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब पृथ्वी की ओर देखिएगा तो पृथ्वी का जो है 2/3 भाग किससे भरा हुआ है? जल से भरा हुआ है। तो जल से भरा हुआ है, इसलिए ये जो है नीला रंग का दिखाई देगा, याद रखिएगा, नीला रंग का। कब? जब अंतरिक्ष से नीचे देखिएगा तब, पृथ्वी की ओर जब हम देखेंगे तो वो नीला दिखाई देगा, लेकिन जब अंतरिक्ष से हम ऊपर, ये ऊपर कहने का मतलब क्या है? अंतरिक्ष यात्री को ऊपर, आकाश, आकाश को देखिएगा, तो अंतरिक्ष यात्री जब आकाश को देखेगा तो वो दिखाई देगा काला। देखिए यहाँ पर डाउट एकदम मत रखिएगा, आपको हम इसीलिए कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं, क्योंकि ये दो प्रश्न बार बार आते हैं और आपको, और यहीं पर आप कंफ्यूज कर। देखिए ये अंतरिक्ष हो गया, अंतरिक्ष से जब आप पृथ्वी की ओर देखिएगा तो पृथ्वी क्या होता है? नीला होता है ना, तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। तो पृथ्वी, अंतरिक्ष से नीचे देखिएगा तो पृथ्वी दिखाई देगा, पृथ्वी का कलर होता है नीला, और ऊपर देखिएगा आकाश, तो आकाश को हम कहते हैं काला, ठीक है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी नीला दिखाई देता है। एकदम कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा, यहाँ से 101% प्रश्न हर बार आ रहा है ना। अब देखिएगा पृथ्वी पर कितना भाग जल है? 2/3, 3/4, 1/2 या कोई नहीं, ठीक है। तो पृथ्वी का 2/3 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है, यही इसका ज्यादा आंसर होता है, तो यही आता है, बहुत बार आया हुआ, सब एग्जाम में आया हुआ, ठीक है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल समुद्र से घिरा हुआ है? तो देखिए आपको एक कहानी सुनावत होते हैं कि जैसे जब समुद्र में, यहाँ पर हमारे सैनिकों का जब बोट चलते रहता है, तो आप देखें कि ये लोग समुद्र के पानी को छूते जरूर हैं, लेकिन समुद्र पानी को पी नहीं सकते। तो इसलिए कहावत कही गई है, समुद्र में पानी है बहुत
लेकिन प्यास नहीं बुझती। यानी समुद्र में लोग जब 2-2 महीने 3-3 महीने का बोटिंग लेकर सफ़र करने हमारे सैनिक निकल जाते हैं, तो वो अपने साथ पानी भी लेकर के जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उस समुद्र के पानी को आप पी सकते हैं, ठीक है? तो यही चीज़ होता है, सबसे अधिक समुद्र का पानी है और वो जो है आपका देखिए 97% है। कितना है? 97%। यानी कितना प्रतिशत जल समुद्र में पाया जाता है? तो 97% भाग जो है समुद्र में पाया जाता है। बहुत बार ये प्रश्न आया है। बर्फ से पिघलने वाले जल की मात्रा कितनी है? बर्फ से पिघलने वाले जल, जैसे हमारा हिमानी हो गया, हिमनद हो गया, बर्फ की नदियाँ, तो बर्फ से पिघलने वाले जल होते हैं, उसकी मात्रा कितनी है? 2, 3, 4 या 3, कोई नहीं, तो ठीक है, बर्फ से पिघलने वाले जो जल की मात्रा होती है, वो आपका यहाँ पर है 2% और इसको हम लोग यहाँ शुद्ध जल के रूप में भी जानते हैं। स्वच्छ जल या पीने योग्य जल का प्रतिशत हमारे पृथ्वी पर कितना है? तो देखिए ना, आपको तो पता ही चल गया ना, 97% भाग क्या है? समुद्र में है, बचा 3%, ठीक है? तो 3% में भी जो शुद्ध जल माना जाता है, वो वर्षा का और हिमनद का ही माना जाता है। तो अब इसी में देखिएगा तो आपका 2 से 3 के बीच में, 2 से 3% के बीच में एक आध गो ऑप्शन आपको देगा ना, वो ऑप्शन को आपको सही कर लेना। तो यहाँ पर देखिए ये तो 0.0 के है, ये 1 के साथ है, ये 4 के साथ है, तो 2 और 3 के बीच में एक ही को यहाँ पर ऑप्शन है, 2.08, तो इसी को भी मान लेना है। तो इसी तरह से 2.08, 2.10, 2.12 इस तरह ऑप्शन में दिए हुए रहते हैं, मतलब 2 से 3% के बीच में आपको शुद्ध जल या पीने योग्य जल का प्रतिशत रहेगा, तो ये होगा। तो ये आपको देखिए 1001 बार आया वो प्रश्न है, 1-2 बार की बात मत कहिए, इसलिए इसको तो आप लोग सारा देखिएगा और ये चैप्टर तो पूरा है कि पूरा इंपॉर्टेंट है, इसमें जितना जल चैप्टर है, क्योंकि जल से एक प्रश्न तो आपका पक्का भिड़ना है, ठीक है? चलिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई पड़ता है? नीला, काला, पीला या हरा? आप जवाब दे दिए होंगे, क्योंकि ये अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष से जब आकाश की ओर हम देखेंगे तो ऊपर होता है, अंतरिक्ष से ऊपर देखेंगे तो काला और नीचे देखेंगे तो पृथ्वी दिखाई देगा और ये होगा नीला। अभी भी हमने बताया था, फिर बता दिया। अंतरिक्ष से आकाश की ओर देखेगा अंतरिक्ष यात्री तो उसको काला दिखाई देगा और अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर देखेगा अंतरिक्ष यात्री तो उसको काला दिखाई देगा, एकदम नीला दिखाई देगा, ठीक है? जब पृथ्वी की ओर देखेगा, अंतरिक्ष से ऊपर आकाश की ओर देखेगा तो काला, अंतरिक्ष से जब पृथ्वी की ओर देगा तो नीला। एकदम डाउट में नहीं रहिएगा, ये बार बार प्रश्न आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमने नोट्स भी आपको बना दिया है, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन न रहे, आपके लिए हम यहाँ पर काम करते हैं, तो आपको सारी तरह से हमारा टीम जो है, यूट्यूब टीम आपके लिए सुविधा प्रदान करते रहता है। तो अंतरिक्ष से पृथ्वी नीचे की ओर देखने पर यह पृथ्वी नीले रंग की दिखलाई पड़ती है, जबकि अंतरिक्ष से ऊपर आकाश की ओर देखने पर आकाश काला रंग का दिखलाई पड़ता है, ठीक है? जल की कितनी अवस्थाएं होती है? आपको बताना है कि जल की कितनी अवस्थाएं होती है, 1, 2, 3 या 4? जल की कितनी अवस्थाएं होती है? तो जल की 3 अवस्थाएं होती है। जल की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। नीचे नोट्स बनाया हुआ है कि जल की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है? चलिए देखिए, पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत कौन है? वर्षा का जल, सतही जल, भूमिगत जल या कोई नहीं, ठीक है? तो पृथ्वी पर हमारा जो जल है उसका मुख्य स्रोत आने का जो होता है वो आपका होता है वर्षा का जल, ठीक है? और इसको शुद्ध जल के भी रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है? अब देखिएगा, वर्षा के जल में धूल कण, सल्फर तथा नाइट्रोजन का ऑक्साइड आदि घुले रहते हैं और इस प्रकार के वर्षा को क्या कहते हैं, ठीक है? तो वर्षा के जल में देखिए यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ये सब घुला रहता है, तो ये जल के साथ जब ये गैस मिलते हैं तो ये बना देते हैं अम्ल। क्या बना देते हैं? अम्ल, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बना देंगे, नाइट्रिक अम्ल बना देंगे। तो ये जो अम्ल बना दिए, तो इस प्रकार के वर्षा को अब हम क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा कहेंगे। क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा, ठीक है? चलिए अगला है यहाँ पर, आगरा स्थित ताजमहल के पीला होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, जब अम्लीय वर्षा है, सतही वर्षा है, धारा वर्षा है, कोई वर्षा, देखिए आपका अगर स्मारक बनाए हुए हैं या इस मौसम पेंट किए हुए हैं, अगर वहाँ पर किसी भी प्रकार की वर्षा होती है तो आपके उस पेंट किए हुए भाग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब उस क्षेत्र में अगर अम्लीय वर्षा होती है तो वो क्या होगा? पीला हो जाएगा ना, वो धुंधला हो जाएगा, व्हाइट कलर सब क्या हो जाएगा? सब धुंधला हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तो आपको समझना है कि यहाँ पर तो वर्षा हुई लेकिन अम्लीय वर्षा हुआ है, ठीक है? तो आगरा स्थित ताजमहल का पीला होने का मुख्य कारण जो है आपका अम्लीय वर्षा है ना। कौन सी वर्षा है? अम्लीय वर्षा है। झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? आपको बताना है, झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 120 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर, 140 या 150 सेंटीमीटर, ठीक है? तो देखिए, जो हमारा झारखंड राज्य है उसमें वार्षिक वर्षा जो होती है 140 सेंटीमीटर होती है, लेकिन सभी क्षेत्रों में नहीं होती है। ये पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और रांची जैसे क्षेत्रों में, मतलब पलामू, इस सब क्षेत्रों में देखिए तो 120, 110 मिलीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पर वर्षा कम होती है, ठीक है? अगला है, भौम जल के स्तर में कमी आने का मुख्य कारण क्या है? जो हमारा भौम जल है, भूमिगत जल है, उसके स्तर में कमी आने का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि,
कृषिगत उपयोग, वर्षा का असमान वितरण या सभी। जैसे होता क्या है कि भौम जल यानी वर्षा का जल जो होता है भूमि के अंदर रिस करके रहता है, जिससे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं तो पानी को निकालते हैं ट्यूबवेल के माध्यम से, चापाकल के माध्यम से, पंप के माध्यम से। तो ये भौम जल का स्तर भी अब धीरे-धीरे डाउन हो रहा है, यानी जहाँ पहले 30 फीट पर पानी होती थी वो अब 100 फीट चले गए। तो ये इतना डाउन होने का रीज़न क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि भी है, कृषिगत उपयोग भी है और वर्षा का असमान वितरण, ये सभी इसके मुख्य कारण हैं। ठीक है, इसके सभी मुख्य कारण यहाँ पर हैं। झारखंड का जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? झारखंड का जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है आपको बता देते हैं। ये जल पुरुष जो है अभी तक के एग्जाम में यहाँ पर 5 बार पूछ दिया गया है, जो झारखंड में एग्जाम हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिमन उरांव, कमसिन उरांव, जगन उरांव या कोई नहीं। ठीक है, तो झारखंड का जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिमन उरांव, यानी झारखंड का जल पुरुष जो है सिमन उरांव को जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 2016 में झारखंड में किनको पद्म श्री से नवाजा गया? किनको पद्म श्री से नवाजा गया पर्यावरण संरक्षण के लिए 2016 में झारखंड में किनको पद्म श्री से नवाजा गया? अंकलेश मुंडा, सीमन मुंडा, सिमन उरांव या कोई नहीं। ठीक है, तो ये जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण जो है जल के लिए, इसमें आता है सिमन उरांव जी का नाम। तो सिमन उरांव को जल पुरुष, सिमन उरांव को पर्यावरण संरक्षण के लिए माना गया। ठीक है, खेत के फसल सूख जाते हैं कौन सी वर्षा के कारण? खेत के अम्लीय वर्षा, सोहनीय वर्षा, क्षारीय वर्षा या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए अम्लीय वर्षा एक ऐसी वर्षा है, जब अम्लीय वर्षा होता है तो क्या होता है तो स्मारक का रंग फीका पड़ जाता है। जलीय जीव जंतु क्या होते हैं? मर जाते हैं, जो जल में जलीय जैसे मेढक है। और यहाँ पर मछली की बात करें तो जिस क्षेत्र में अम्लीय वर्षा होगा वहाँ के जीव जंतु क्या होंगे? वो मर जाएंगे और पानी के ऊपर छल आ जाता है। ठीक है, खेत के फसल क्या होते हैं? जिस क्षेत्र में होंगे वो सूख जाते हैं, पीला पड़ जाते हैं। तो ये सब किसके कारण होता है? अम्लीय वर्षा के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है खेत के फसल सूख जाते हैं किसके कारण? तो ये राइट हो गया अम्लीय वर्षा। ठीक है, अगला, वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति के लिए किया जाता है, उससे क्या कहते हैं? ठीक है, जैसे अब बहुत से स्टेट में आप देखिएगा वर्षा जल को जो है सीधे नदी में न प्रवाहित होने दिया जा रहा है, उसके लिए कहीं कहीं सोख्ता बनाए जा रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं मनरेगा की तरफ से आपको ये बन रहा है, डैम बनाए जा रहे हैं। और कहीं कहीं पर तो आपको घरों में ही छत के ऊपर जो होता है वर्षा जल संग्रहण के लिए ये इस तरह से पाइप बना दिया जा रहा है, टैंकी, और उसमें वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। तो बहुत ही जगहों पर वर्षा जल संग्रहण के लिए सोख्ता बनाया जा रहा है। तो ये जो होता है वो क्या करते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? तो इसको हम क्या कहेंगे? वर्षा जल संग्रहण, जल, डैम या कोई नहीं। तो भौम जल स्तर को बढ़ाने के लिए जो किया जा रहा है उसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर वर्षा जल का संग्रह किया जा रहा है, उसको वर्षा जल संग्रहण के नाम से ही जानेंगे। तो दोस्तों इस तरह से झारखंड में जो भी परीक्षा होनी है उसमें आपको अच्छे स्कोर करना है, 101% पास करना है। तो आपको बस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स पढ़ना है और वो हम आपको अपने हाथों से लिखा हुआ आपको डेली यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप सभी जुड़ जाइएगा अभी के अभी देख करके, और यहाँ पर नोट्स परचेज करना नहीं भूलेंगे। सभी सब्जेक्ट का मिल रहा है आपको, नोट्स परचेज करके यहाँ से एक बार पढ़ लेंगे, जिससे आप 101% सफलता प्राप्त कर सकें। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्राकृतिक स्रोत है, बताना है कि नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट, यानी कौन सा ऐसा स्रोत है जो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है? टॉर्च, मोमबत्ती, ग्रह या सूर्य? कौन जो है प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है? देखिए यहाँ पर जो है सूर्य जो है वो प्रकाश का ये आपका जो है प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट इज सन, यानी प्रकाश जो है वो कौन है आपका? यहाँ पर प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। और ये आपका जो है जेटेट में बार बार पूछा जा रहा है, सभी राज्यों के जेटेट परीक्षा जो होती है सभी में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके किताब से निकल रहे हैं और आप देखिएगा तो सब लगभग सभी एग्जाम में ये आ रहा है। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उन्हें क्या कहते हैं? यानी कुछ वस्तुएं ऐसी है जो नेचुरल स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उसके लिए किसी भी प्रकाश के साधन की आवश्यकता नहीं होती है, उससे क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, पारभासी वस्तुएं या कोई नहीं। तो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उससे हम लोग यहाँ पर क्या कह लेते हैं? दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे अच्छा स्रोत जो आता है वो आता है सूर्य का प्रकाश। अगला है, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उन्हें क्या कहते हैं? ये भी आपका प्रश्न पूछा गया और बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उन्हें हम लोग कहते हैं अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, जैसे लकड़ी स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकती है, पत्थर स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता है। तो जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पाता है उससे हम लोग यहाँ पर कहते हैं अदीप्त वस्तु के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है,
प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है? बताना है आपको, प्रकाश जो है हमेशा किस रेखा में गमन करती है। और 101 बार यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो किस रेखा में गमन करते हैं आपको बताना है, वर्तुल रेखा में, सीधी रेखा में, वक्र रेखा में या किसी में नहीं। तो देखिए, जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो आप देखिए प्रकाश का जो लाइट होता है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आप देखते होंगे जब अगर यदि आपका मकान जो है अगर वो खपड़ैल होगा तो खपड़ा में देखते हैं किसी किसी में जब छेद होता है तो उससे जब प्रकाश गुजरती है तो आप देखते हैं वो एकदम सीधी जा करके कहीं ना कहीं बिछावन पर या दीवार पर जा करके आपको दिखती है। तो इस तरह से प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। या 3 गो मोमबत्ती आप ले लीजिए और एक कूट ले लीजिए, अगर उसको एक सीध में अगर लाइन को नहीं रखेंगे कटा हुआ तो आप यह को नहीं देख पाते हैं प्रकाश को। और जब यह एक सीध में रखते हैं तो यहाँ पर आपको मोमबत्ती दिख जाता है। इसका मतलब है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, बहुत बार ये प्रश्न आपका पूछ दिया गया है। तो देखिए, ऐसे सारे प्रश्नों का पिटारा हम लेकर के आपके लिए यहाँ पर पाठ्यक्रम पर आधारित आ रहे हैं, जहाँ से 101% आपके प्रश्न भिड़ेंगे ही भिड़ेंगे। और यही और इसी नोट से आपको तैयारी करने में सबसे अच्छा है, जो कि आप कहीं भी प्रैक्टिस सेट लेकर के पढ़ रहे हैं या कहीं भी कोचिंग आप ज्वाइन किए हैं तो उसके अलावा अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं तो आपका यहाँ पर जो है 101% सफलता की गारंटी निश्चित हो रही है। तो आप जरूर यहाँ पर पाठ्यक्रम पर आधारित सारे NCERT का नोट्स देख लीजिएगा, जिससे आप यहाँ पर सहायक अध्यापक कह लीजिए, सहायक आचार्य कह लीजिए या जेटेट परीक्षा कह लीजिए, सभी में आपके स्कोर जो है 101% होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है तो आपको बताना है कि वैसी वस्तुएं जिनसे होकर के प्रकाश आसानी से पार कर सकते हैं उन्हें कहते हैं। तो प्रकाश जिससे आसानी से पार कर जाते हैं वैसी वस्तु को हम लोग देखिए कहते हैं पारदर्शी वस्तु। क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु वैसी वस्तुएं हैं जिनसे होकर के प्रकाश आसानी से यहाँ पर पास कर जाती है। ठीक है, चलिए, वैसी वस्तुएं जिनसे होकर के प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिससे प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाता है उससे क्या कहते हैं? पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभासी या कोई नहीं। तो वैसी वस्तुएं जिनसे होकर के प्रकाश आसानी से आर पार नहीं कर सकती है वैसी वस्तु को अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे यदि हम लकड़ी का कूट ले लें या लकड़ी का कोई कागज़ ले लें या कोई मोटा कागज़ कूट ले लें तो इससे होकर के आप प्रकाश को देखेंगे तो दूसरे तरफ आप नहीं देख सकते हैं, तो उसे अपारदर्शी वस्तु के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगला है वैसी वस्तुएं जिनसे होकर के प्रकाश पार होती है लेकिन स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ती उसे क्या कहते हैं? देखिए, आप एक चीज़ देखते होंगे, जैसे आपके पास कांच है ना, तो कांच से अगर अच्छा कांच है तो प्रकाश को आर पार बहुत ही आसानी तरह से देख सकते हैं। लेकिन अगर कांच है और उसको ज़मीन में घिस दिए, ईंटा में रगड़ दिए हैं तो प्रकाश आर पार दिखाई देगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई देगा, लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। जहाँ घिसा हुआ होगा धुंधला दिखाई देगा ना। या आप तेल लगा हुआ कागज़ को देख सकते हैं, घिसा हुआ कांच को देख सकते हैं, ये सबसे प्रकाश तो दिखाई पड़ता है लेकिन धुंधला दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो जो दिखलाई नहीं पड़ता वैसी वस्तु जिससे प्रकाश पार हो जाती है लेकिन स्पष्ट नहीं, स्पष्ट मतलब धुंधला दिखलाई पड़ती है, उससे क्या कहते हैं? तो वैसे ही वस्तुओं को हम लोग पारभासी वस्तु कहते हैं। जैसे रगड़ा हुआ कांच है यहाँ पर और यहाँ पर तेल लगा हुआ कागज़ है, घिसा हुआ कांच है, ये सभी पारभासी वस्तु के उदाहरण होते हैं। ठीक है, अगला है जब प्रकाश की किरण अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाती है तो किसका निर्माण होता है? देखिए, होता क्या है, जब प्रकाश की किरण जो है किसी अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाती है तो वो क्या होता है? मूव हो जाता है, परावर्तित हो जाती है और वहाँ पर क्या करती है? तो छाया का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? छाया का निर्माण करता है। और यह छाया का निर्माण जो होता है उसकी स्थिति पर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो छाया हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर छाया होगा। अब देखिएगा अगला, यहाँ पर आप देखेंगे जब प्रकाश की किरण सीधे चलती हुई यदि उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? देखिए, प्रकाश की किरण है ना, एक मान लीजिए हम समतल यहाँ पर प्लेन ले लिए हैं। ठीक है, प्लेन कांच है। अब प्रकाश की किरण आती है, ये आपतित किरण हुई और इसी माध्यम में, जैसे ये दो माध्यम होता है, मान लीजिए हवा का माध्यम है और ये पानी का माध्यम है, तो अगर इस माध्यम में आती तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण आ गई, लेकिन इस माध्यम में नहीं आकर के उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है? जब उसी माध्यम में लौट जाती तो इसी घटना को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं? जब प्रकाश किरण जिस माध्यम में आए और उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, और दूसरे माध्यम में अगर आ जाए तो उसको अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा परावर्तन। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। प्रकाश का कृत्रिम स्रोत है। प्रकाश का अभी तक नेचुरल स्रोत आप देख रहे थे जिसमें सूर्य के प्रकाश को हमने लिया था। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रकाश का जो है कृत्रिम स्रोत कौन है? टॉर्च है, बत्ती है, लालटेन है या कोई नहीं। तो देखिए, प्रकाश का जो कृत्रिम स्रोत होता है इसमें अगर आप देखेंगे तो टॉर्च भी प्रकाश का कृत्रिम स्रोत ही है, क्योंकि स्वयं से नहीं प्रकाशित होता है, इसको मैन मेड है, मानव के द्वारा बनाया गया है, इसलिए कृत्रिम स्रोत हो गया।
बत्ती भी कृत्रिम स्रोत है, लालटेन भी कृत्रिम स्रोत है, यानी इसमें सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, सभी, यानी टॉर्च, बत्ती और लालटेन, ए, बी और सी तीनों जो है क्या है, प्रकाश का एक कृत्रिम स्रोत है। राइट आंसर इसका यहाँ पर क्या है, ई है, मतलब सभी है, इसमें डी ऑप्शन नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए आगे अब यहाँ पर आपका जो है पार्ट है एक्सरसाइज क्लास 6 का था और एक्सरसाइज 10 था, जिससे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वही। तो देखिए हम आपको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज दे रहे हैं। ठीक है, हर एक क्लास का हर टॉपिक से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बने हैं और जितने अब तक आए हैं, आप ये भी देख लीजिए कि यहाँ पर क्लास से ही आपको पूछा जा रहा है। और आप लोग कहाँ पर जाते हैं, प्रैक्टिस सेट जाते हैं, जहाँ तहाँ से तैयारी करते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन एक भी भिड़ता नहीं है। तो आप यहाँ से पढ़िएगा, आपका 101% क्वेश्चन भी बढ़ेगा और 101% पास होने की सफलता गारंटी भी रहेगा। तो आप नोट्स लेकर के पढ़ लीजिए, आपको अच्छा मार्क्स आएंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मापने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उससे क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो मापने के लिए होता है तो कोई ना कोई पद्धति अपनाया जाता है, कोई सिस्टम अपनाया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के सिस्टम को आप लोग जानते होंगे। एफपीएस सिस्टम होता है, यहाँ पर एक एमकेएस सिस्टम होता है और एसआई सिस्टम होता है। ठीक है, ये सब आईसी में सब मिलेगा आपको। तो देखिए अभी जो वर्तमान में हम मापने के लिए प्रयोग करते हैं, कहने का मतलब है कि यदि हम भारत में जो इकाई का यूज कर रहे हैं वही ऑस्ट्रेलिया में भी, वही अमेरिका में भी है, वही आपका ईरान, इराक, कुवैत में सब जगह जो यूज होता है वही मात्रक पत्ती सब जगह चलता है। ठीक है, तो वो पत्ती कौन सा है, तो वो पत्ती अभी जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वो कौन सी, ये बताना है। मीट्रिक पत्ती है, एसआई मात्रक पत्ती है, एमकेएस पत्ती है, कोई नहीं। तो देखिए इसमें अभी सबसे जो चल रहा है ज्यादा करके मात्रक का प्रयोग वो होता है एसआई मात्रक। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रक। कहीं भी इसका आप जाइएगा, अगर मीटर बोलिएगा तो मीटर सब जगह चलता है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ मात्रक ऐसे हैं जो हम लोग के ही रेंज में चलते हैं, वो सब देश में नहीं जानते। तो इसीलिए एसआई सिस्टम अभी वर्तमान में चल रहा है कि लोग अगर यहाँ इससे पढ़ के आए, अमेरिका भी जाए तो वहाँ पता चले कि वही चीज़ है। ठीक है, अमेरिका वाले भी आए तो यहाँ पता चले कि वही चीज़ है। ठीक है, तो इसलिए एसआई मात्रक का यूज किया जा रहा है। अगला है लंबाई का एसआई मात्रक है, कौन है, देखिए यहाँ पर लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, किलोग्राम, सेकेंड या कोई नहीं, बार बार पूछता है लंबाई का मात्रक। ठीक है, तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होगा, यहाँ पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, मीटर हो जाएगा। द्रव्यमान का एसआई मात्रक है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड या कोई नहीं। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड या कोई नहीं। तो देखिए द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है वो आपका यहाँ पर है किलोग्राम, यानी किसी चीज़ का वजन जो हम करते हैं वो किलोग्राम में करते हैं, किलोग्राम में है यानी केजी है। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पर समय का एसआई मात्रक क्या होता है। समय का एसआई मात्रक क्या है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड या कोई नहीं। तो ठीक है, तो समय का एसआई मात्रक जो होता है देखिए होता है सेकेंड। समय का एसआई मात्रक जो होता है वो सबसे अच्छा मात्रक जो है वो सेकेंड है आपका। 1 मीटर में होता है, देखिए इसने प्रश्न बहुत बार आया है। 1 मीटर में होता है 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या कोई नहीं। तो 1 मीटर में जो होता है वो कितना होता है आपका 100 सेंटीमीटर होता है, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोमीटर में होता है, 1 किलोमीटर में कितना होता है, 100 मीटर, 1000 मीटर, 10,000 मीटर या कोई नहीं। तो 1 किलोमीटर में कितना होता है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और एक राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अगला है 1 किलोग्राम में होता है, कितना होता है 1 किलोग्राम में। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में हम देखेंगे तो 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, 1 क्विंटल में होता है, कितना होता है 1 क्विंटल में कितना होता है, 1 केजी, 10 केजी, 100 केजी, कोई नहीं। तो 1 क्विंटल में होता है 100 केजी, यानी 100 केजी बराबर होता है 1 क्विंटल। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर 1 मिनट में होता है कितना, 60 मिनट, 60 सेकेंड, 60 घंटा या कोई नहीं। तो 1 मिनट में कितना होता है आपका 60 सेकेंड होता है। प्रश्न आया हुआ है, सब प्रश्न आया हुआ है सब है। ठीक है, और आपकी किताब का 1 घंटा में होता है कितना, 10 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट या कोई नहीं। तो ठीक है, 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट होता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 1 दिन में होता है, 1 दिन में कितना होता है, 60 घंटा होता है, 24 घंटा होता है, 26 घंटा होता है या 25 घंटा होता है। तो 1 दिन में कितना होता है, तो 1 दिन में आपका 24 घंटा हो जाता है, ये इसका राइट आंसर हुआ। अगला 1 वर्ष में होता है, 1 वर्ष में कितना होता है बताइए, 360 दिन, 362 दिन, 365 दिन या कोई नहीं। तो देखिए साधारणतः 1 वर्ष में इसे हम लोग मानते हैं कितना 365 दिन, लेकिन जब लीप ईयर आता है तो वो हो जाता है 366 दिन। तो यहाँ पर किसी तरह का जिक्र नहीं है, इसमें 366 दिया भी नहीं है, तो 365 दिन ही आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा।
यदि कोई गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करती है तो उसे कौन सी रेखा कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं, दोलन गति कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं या वर्तुल गति कहते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करती है एकदम सीधी रेखा में, तो उसको हम लोग कहते हैं सरल रेखीय गति। ये बार बार प्रश्न आपका जेटेट में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिएगा, बंदूक की गोली किस प्रकार की गति का उदाहरण बताइए। बंदूक से जब गोली चलता है तो सीधा होता है, अगर एने के गया तो एनी के जाएगा, अगर एने के गया तो एनी के जाएगा, और एने के गया तो एनी के, एकदम सीधा। तो सरल रेखा में चलता है, एकदम सरल रेखा या सीधी रेखा में। तो जो सरल रेखा या सीधी रेखा में चलते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? सरल रेखीय गति कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरल रेखीय गति। ठीक है, 100 मीटर की दौड़ में धावक की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है बताइए। 100 मीटर कोई बच्चा दौड़ रहा होगा यहाँ से, तो सीधा दौड़ेगा। क्या दौड़ेगा? सीधा। तो सीधा दौड़ेगा, एक सरल रेखा में दौड़ेगा, तो उसको हम लोग सरल रेखीय गति के नाम से जानेंगे। राइट आंसर सरल रेखीय होगा। ऊपर से गिरता हुआ पत्थर, अब बताइए, ऊपर से कोई पत्थर गिर रहा है ऊपर से, तो सीधा गिरेगा ना, कि ये ने जाएगा तो एने आएगा, एने आएगा, इसे करके ना जाएगा, एकदम सीधा जाएगा। तो सरल रेखीय गति हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला, सीधी सड़क पर चलती हुई वाहन की गति कौन सी है? सीधी सड़क पर चलती हुई वाहन की गति, तो सीधा सड़क है और उस पर वाहन सीधा जा रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? सरल रेखीय गति हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सरल रेखीय गति हो जाएगा। अगला, सैनिकों के मार्च पास्ट की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण? देखिए, सैनिक जब मार्च पास्ट करते हैं तो सीधा चलते हैं, जब भी चलेंगे तो सीधा। मार्च पास्ट में सीधा सीधा कदम तल मिला के आगे की ओर बढ़ते जाना है। तो सीधा मतलब एक सरल रेखा में चलेंगे, सरल रेखा में चलेंगे तो सरल रेखीय गति के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अगला, यदि कोई वस्तु गोल गोल वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो कौन सी गति? देखिए, यदि कोई वस्तु गोल गोल, ये वृत्ताकार पथ है, अगर इस पर कोई गति कर रहा है बार बार, तो वो यहाँ पर हो जाएगा सरल रेखीय गति। ये वो यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज? तो वर्तुल गति, वर्तुल गति हो जाएगा, या उसी को कहेंगे वृत्तीय गति हो जाएगा। जब गोलाकार पथ पर चलेगा तो गोले नहीं चल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? वृत्तीय गति कहेंगे या वर्तुल गति के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, इसको पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा बताइए, गोले गोल घूमता है ना, तो क्या हो जाएगा आपका? वृत्तीय गति के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, अगला, बिजली के पंखे के पंखुड़ियों की गति बताइए। बिजली का पंखा जब चला तो उससे पंखुड़ियाँ क्या करती है? तो गोले गोले घूमती है, गोले गोले। ठीक है, तो गोले गोले घूमना के यहाँ क्या कहते हैं? तो गोले गोले घूमना के यहाँ पर कहते हैं वर्तुल गति। क्या कहते हैं? वर्तुल गति। ठीक है, चलिए अगला, घड़ी के सेकेंड सुई की गति, घड़ी के सेकेंड सुई की गति, तो ये घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज एक निश्चित समय पर चलते रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग किस में डालेंगे? तो ये भी गोले गोले घूम रहा है, तो इसलिए इसको वर्तुल गति में हम लोग डाल देंगे। ठीक है, वैसी गति जिसमें वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती रहती है, उससे क्या कहते हैं? तो निश्चित समय अंतराल के बाद कोई गति दोहराती रहती है तो उसको हम लोग आवर्ती गति कहते हैं। क्या करते हैं? आवर्ती गति। जैसे मंदिर है, तो मंदिर में जो हम घंटी लगाते हैं, अगर उसको झुला दिया जाए तो वो धीरे धीरे ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, धीरे धीरे एक शांत हो जाएगा। तो एक अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराते रहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं आवर्ती गति। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, किसी लोलक की गति का उदाहरण है। किसी लोलक की गति का उदाहरण है, क्या है आपको बताना है? किसी लोलक की गति का उदाहरण है, तो क्या है आपको बतलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? किसी लोलक, तो देखिए लोलक जो होता है, अगर उसको एक बार हिलाइएगा तो यहाँ आएगा, और फिर यहाँ के बाद कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, और फिर इसके बाद यहाँ आएगा। तो ये एक निश्चित समय अंतराल के बाद किसी लोलक की गति। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका आवर्ती गति हो जाएगा, बार बार एक निश्चित समय में आते रहता है, इसलिए इसको हम लोग आवर्ती गति के अंतर्गत रखेंगे। झूला झूलते हुए बच्चे की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है बताइए। बच्चा झूला झूल रहा है तो वो आगे जा रहा है, और फिर क्या हो रहा है? उसी अंतराल के बाद पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है और फिर उसी अंतराल के बाद क्या कर रहा है? वो पीछे आ रहा है। ठीक है, तो वो आगे पीछे जब निश्चित समय अंतराल के बाद चल रहा है तो वो गति जो हो जाएगा आवर्ती गति के नाम से हम लोग इसको जानेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, सितार की डोरी तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद गति को दोहराते रहती है, तो इसलिए ये भी वृत्तीय गति का उदाहरण है। फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद में किस प्रकार की गति का उदाहरण है? देखिए, फर्श में जो गेंद लुढ़क रही है वो तो जिस दिशा में जाएगा सीधा दिशा में जाएगा, लेकिन यहाँ पर फर्श पर जो लुढ़कती हुई गेंद है वो यहाँ पर आपका सरल रेखीय गति है। ठीक है, और दूसरा देखिएगा, गेंद गोल गोल घूम रहा है, इसलिए इसको वृत्तीय गति भी कहता है लोग। ठीक है, तो इसमें दोनों आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला है, यदि कोई वस्तु अपनी दिशा हर समय बदलती रहती है, या किस प्रकार का गति है? हर समय बदलते रहते हैं, तो सरल रेखीय गति तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें दिशा नहीं बदलाता है, ये सरल रेखा में हमेशा चलते रहता है। ठीक है, इसमें दिशा उसा बदलाता नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सरल रेखीय गति हो जाएगा इसमें। ठीक है,
तो यदि कोई वस्तु अपनी दिशा हर्ष में बदल रहा है तो वह किस प्रकार का गति है? तो वह सरल रेखीय गति है कि वृत्तीय गति के अनियमित गति? देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो अनियमित गति हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अनियमित गति हो जाएगा, क्योंकि उसका कोई गति का पता नहीं है कि कब क्या करेगा, किधर और नहीं करेगा। ठीक है। फूलों पर मंडराती हुई तितली की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? सरल रेखीय गति, अनियमित गति, वर्तुल गति, या यहाँ पर दिया हुआ है कोई नहीं। ठीक है। तो देखिए जब फूल पर मंडराती हुई तितली रहती है तो उसकी जो गति होती है अनियमित गति होती है। कभी बाएं जाएगा तो कभी दाएं जाएगा, तो कभी पूर्व जाएगा तो कभी पश्चिम जाएगा, उसका कोई अड्डा नहीं होता, इसलिए उसकी गति जो है गति क्या होती है? अनियमित होती है। उत्पादन का कारखाना या खाद्य फैक्ट्री किससे कहा जाता है? सूखी पत्तियों को, हरी पत्तियों को, सूखी लकड़ी को, हरी लकड़ी को। ठीक है। देखिए कहा जा रहा है भोजन उत्पादन का कारखाना या खाद्य फैक्ट्री किससे कहा जाता है? ठीक है। भोजन का जो उत्पादन करते हैं, तो यहाँ पर भोजन का उत्पादन सूखी पत्तियों से होता है, हरी पत्तियों से होता है, सूखी लकड़ी से है, हरी लकड़ी से, किससे होता है आपको बताना। देखिए यह प्रश्न आपका सबसे पहले यूपी टेट में तो 2 बार आया है, सीजी टेट में 3 बार आया है, और आपको बता दिए बिहार आकलन में 2 बार आया है। ठीक है। अब आप देखिए यह प्रश्न आया हुआ है, लेकिन ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है, तो ये कहाँ से, किस एक्सरसाइज का है आप देख लीजिए। देखिए क्लास 7 का है, एक्सरसाइज 1 है, विज्ञान और पौधों में पोषण, इस पार्ट से आया हुआ था। देखे ना, तो आपको यहीं से पूछ रहा है, जितना पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न है ये सिर्फ यहीं की बात नहीं कर रहे हैं, आपको अदर स्टेट में भी आ रहा है। तो आप सभी ऐसे नोट्स के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा और जुड़ पढ़ लीजिए, क्योंकि हम आपको सारे चैप्टर वाइज आपको हम दे दे रहे हैं यहाँ पर, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको निकल रहा है और जो आपके किताब में दिए हुए, आप किताब में जाकर के देख भी लीजिएगा। ठीक है। और जिनके पास किताब अवेलेबल नहीं है या किताब का नहीं पढ़ सकते, वो हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको 101% सफलता मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो देखिए होता क्या है आपको बता दें, भोजन उत्पादन का जो कारखाना होता है वो हरी पत्तियों को कहा जाता है, क्योंकि हरी पत्तियों के द्वारा ही जो होता है यहाँ पर भोजन का निर्माण किया जाता है। ठीक है। देखिए लिखा हुआ है भोजन का उत्पादन या संश्लेषण हरी पत्तियों में होता है, इसीलिए हरी पत्तियों को खाद्य का उत्पादन या खाद्य फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला है, हरे पौधों की पत्तियों में एक प्रकार की संरचना पाई जाती है। हरे पौधे की पत्तियों में एक प्रकार की संरचना पाई जाती है, उससे क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ए और बी दोनों, या कोई नहीं। देखिए हरे पौधे की जो पत्तियां होती है ना, इस तरह से जो पत्तियां आपकी होती है, ठीक है, ये पत्ती हो गई, इस तरह से पत्तियां जो आपकी होती है इस तरह से, उसमें क्या होता है, एक प्रकार की संरचना पाई जाती है। इस तरफ देखिएगा, एक तरह की संरचना पाई जाती है, ऊपर वाले परत पाई जाती है ना, तो इसमें इसको परत को क्या कहते हैं? ठीक है। तो भोजन उत्पादन ये अपना प्रकाश संश्लेषण ग्रहण करती है, तो इसी का नाम देखिए हरित लवक है। क्या है? हरित लवक है। और इसी का नाम भी देखिए क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। यानी हरित लवक का नाम ही क्लोरोप्लास्ट है या क्लोरोप्लास्ट का नाम ही हरित लवक है, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। देखिए लिखा हुआ है हरित लवक को ही क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट में एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल जो है उसमें हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, तभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। कहते हैं उससे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, सोलर परत, या कोई नहीं। ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में एक हरे रंग का वर्णक जो ऊपर वाला पाया जाता है उसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, क्योंकि इसी से प्रकाश का संश्लेषण होता है और खाद्य प्रक्रिया भोजन बनता है। तो इसको क्या कहेंगे? क्लोरोफिल, यानी यह भराएगा क्लोरोफिल भरा जाएगा। ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ कहाँ पाया जाता है आपको बताना है, पूछा जा रहा है क्लोरोफिल कहाँ कहाँ पाया जाता है? सिर्फ पौधों में, सिर्फ जंतुओं में, दोनों में, या कोई नहीं। ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है या क्लोरोफिल जो पाया जाता है वो सभी जगह नहीं पाया जाता है, वो सिर्फ किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है, और उसमें भी किस में? तो हरे पौधों में। किस में पाए जाते हैं? हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। बात समझ गए? तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? सिर्फ पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं होता है, दोनों में नहीं होता है, कोई नहीं होता है। ठीक है। तो पौधों में पाए जाते हैं, और वो किस प्रकार के पौधे? हरे पौधों में पाए जाते हैं, और उनकी सभी पत्तियों में मौजूद रहते हैं। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, लिखा हुआ है नोट्स के लिए आप सभी का, क्लोरोफिल वर्णक जो पौधों की हरी पत्तियां में मौजूद रहती है। हर पौधों में पाए जाते हैं, लेकिन उसकी हरी पत्तियां मरे हुए पौधे, सूखे हुए पौधों में नहीं पाई जाती है। ठीक है। अगला है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर भोजन बनाते हैं। ठीक है। हरे पौधे को भोजन बनाने का जो यहाँ पर होता है उसके लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ कौन कौन होता है? प्रकाश वर्णक क्लोरोफिल, हरित लवक हो गया,
प्रकाश विक्षेपन, प्रकाश कौन कौन चीज़ होते हैं, तो क्लोरोफिल का जरूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरी होता है, जल का, इसको उपयोग कर भोजन बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्णक कहते हैं, प्रकाश विक्षेपन कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए प्रकाश विक्षेपण तो वो चीज़ है, प्रकाश की घटनाओं को, सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में बढ़ जाने की घटना को प्रकाश विक्षेपण कहते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्या कहते हैं, तो हरे पेड़ पौधे जिस विधि द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, निर्माण करते हैं, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ वही कहा जा रहा है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इतना चीज जब उपस्थित रहेगा तो हरे पौधे अपना भोजन बनाएंगे। और उस प्रक्रम को क्या कहेंगे हम लोग, प्रकाश संश्लेषण कहेंगे, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो यही प्रकाश संश्लेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण को किस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण को किस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए 101 बार ही प्रश्न आपको आया है एग्जाम में, तो याद रखिएगा क्या होता है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। देखिए आपको बता दें, प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्या क्या जरूरी होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है, ठीक है, जल जरूरी होता है, और वही जो है यहाँ पर ग्लूकोज, देखिए C6H12 ग्लूकोज जो भोजन के रूप में हो गया, ये बनता है सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। यानी राइट आंसर इसका देखिए ए होगा। ए को आप समीकरण को याद कर लीजिएगा, 2 बार 4 बार लिख लीजिएगा, आपका यहाँ के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा। ये बहुत बार प्रश्न आता है कि प्रकाश संश्लेषण को किस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है ना, देख लीजिएगा आप लोग से, ठीक है। पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं क्या कहलाता है, ठीक है। जैसे हम लोग, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भोजन बनाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उनका मटेरियल दूसरों पर निर्भर करता है, ठीक है। कुछ स्वयं बना सकते हैं और कुछ नहीं भी बना सकते, ठीक है। तो पोषण की वह विधि जिसमें सजीव ना अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण, परपोषण, कोई नहीं या सभी, ठीक है। तो पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, उससे हम लोग क्या कहेंगे, तो उससे हम लोग यहाँ पर कहते हैं स्वपोषण। क्या कहते हैं उसको, स्वपोषण। तो भोजन की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्वपोषण, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, नोट्स आप लोग को दे दिया जा रहा है, पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकता है। अच्छा ये नहीं, ये तो क्वेश्चन हो गया, पोषण की वह विधि वो परपोषण कहलाता है। चलिए प्रश्न है अगला, पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकता है, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पौधे या अन्य जंतुओं पर भी निर्भर रहता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए उसको क्या कहते हैं आपको बताना है, स्वपोषण, परपोषण, घटक, पच्च या कोई नहीं। देखिए तो जो दूसरों पर निर्भर रहेगा ना, जो दूसरों पर निर्भर रहेगा और वो भोजन बनाएगा दूसरों पर निर्भर रह करके, तो उसको हम लोग कह लेते हैं परपोषण। क्या कहते हैं उसी को, परपोषण कहते हैं। तो पोषण की वह विधि जिसमें यहाँ पर जीव जो है दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर करता है या पेड़ पौधों पर निर्भर करता है और अपना भोजन बनाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, वो परपोषण कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, परपोषण कहलाता है। देखिए ये भी प्रश्न जो आप देख रहे हैं, अमरबेल एक पौधा का उदाहरण है, कैसा, अमरबेल कैसा उदाहरण है आपको बताना है, ठीक है। स्वपोषण का, परजीवी का, हरित लवक का या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए अमरबेल को आप शायद देखे होंगे और नहीं देखे होंगे तो आपको हम बता देते हैं। यहाँ पर देखिएगा अमरबेल, जैसे आप देखते होंगे कि मान लीजिए कि किसी चीज़ का ये पेड़ है, ठीक है, किसी चीज़ का पेड़ है, इसी में हम क्या करते हैं कि एक जाली नुमा जो होता है, रबड़ के आकार का एक पौधा होता है, इसके ऊपर हम लोग छींट देते हैं, देखते हैं इस तरह से। तो ये क्या होता है, ये हरा पेड़ पौधा जो है इसी से भोजन प्राप्त कर रहा है और ये बढ़ते जाता है, पूरा झाड़ हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसकी पत्तियों को जला भी देता है और सुखा भी देता है ना। तो जो देखते हैं लटका हुआ रहता है पीला टाइप का पदार्थ, उसी से बढ़ते रहता है, फलते रहता है। तो कहाँ रहता है, उसका जड़ तो नीचे होता नहीं है जमीन में, ये पेड़ पर ही टंगा हुआ रहता है और वहीं से सारा भोजन प्राप्त करते रहता है। तो यही है अमरबेल जो है वो किस पौधा का उदाहरण हो जाएगा, तो अमरबेल जो है आपका यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा परजीवी का, ठीक है। इसका राइट आंसर परजीवी हो जाएगा। परजीवी पोषण का उदाहरण है, परजीवी पोषण का उदाहरण है अमरबेल, आकाशबेली या रैफ्लेसिया। कौन है अमरजीवी पौधा का उदाहरण, तो देखिए आपको बता देते हैं परजीवी जो पोषण का उदाहरण है ना, वो अमरबेल तो अभी आपने देखा कि है ही, क्योंकि वह क्या होता है दूसरे के पेड़ पर लटका हुआ रहता है और सिर्फ क्या करते रहता है, तो आपको यहाँ पर भोजन प्राप्त करते रहता है। उसी तरह से आकाशबेली है, रैफ्लेसिया है, ये सब भी उसी तरह के पौधे हैं। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, जिसमें प्राणी अपना भोजन जीवित प्राणियों के शरीर से करता है, परजीवी पोषण कहलाता है, ठीक है। परजीवी पोषण, परजीवी का क्या हो गया परिभाषा, तो जीवित प्राणियों के ना भोजन प्राप्त करेगा, लेकिन किससे, जीवित प्राणियों से करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर परजीवी पोषण कहेंगे, ठीक है।
अब देखिएगा यहाँ पर अगला है मृत जीवी पोषण का उदाहरण। देखिए वो परजीवी था और ये है मृत जीवी। परजीवी मतलब कि जीवित शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है, जीवित शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। अब मृत जीवी का मतलब क्या है? मृत जीवी पोषण में कौन कौन आएगा बताना है। फफूंद आएगा, कुकुरमुत्ता आएगा, मशरूम आएगा या सभी आएगा। देखिए तो मृत जीवी में जो पोषण होता है वो मृत पेड़ पौधे या जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। जीवित से जो प्राप्त करता है उसको परजीवी, लेकिन यहाँ पर जो मृत जीवी पोषण है वो मृत पेड़ पौधे या जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करके यदि वो बढ़ता है, फलता है, फूलता है तो उसको मृत जीवी पोषण कहते हैं। उसमें कौन आता है? फफूंद आता है कि कुकुरमुत्ता आता है कि मशरूम आता है या सभी होता है। तो आप देखिएगा ये सभी, जैसे फफूंद की बात कर लीजिए, कुकुरमुत्ता की बात कर लीजिए, मशरूम, ये सभी मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और वो अपना बनाते हैं जिसको खाया जाता है, ठीक है। तो ये मशरूम तो हम लोग खाते ही हैं। तो ये आप देखिएगा सूखे पत्ते हो गए, जहाँ पर सड़े गले पत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं, गोबर होते हैं, वहीं पर ये सारा चीज़ें ज़्यादा करके खास करके निकलता है। तो ये सभी मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको मृत जीवी पोषण के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। देखिए अपना यहाँ लिखा हुआ भी, नोट्स भी लिखा हुआ है, जिसमें प्राणी अपना भोजन मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण कहते हैं। ऐसे पौधे जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ऐसे पौधे जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं? जो कीटों को, स्वपोषी, परपोषी, कीटभक्षी पौधा या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए ऐसे पौधे जो कीट को अपना भोजन बनाते हैं, कीटों को ना रूप में ग्रहण करते हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जिसको आपको दिखाएंगे, आप किताब में देखे भी होंगे, जो कीट को अपना भोजन बनाते हैं और उसी को भोजन के रूप में लेते हैं। वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। तो स्वपोषी तो है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, परपोषी जो अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। लेकिन कीटभक्षी, तो देखिए कीटभक्षी मतलब कीट का भक्षण करने वाला, ऐसी बात पता चला कीटभक्षी। तो कीट और भक्षी माने भक्षण, भक्षण वगैरह माने खाना। तो ऐसे पौधे जो कीट को अपना भोजन बनाते हैं, यही तो पूछा गया, जो कीट को भक्षण करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? तो कीटभक्षी पौधा कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? कीटभक्षी पौधा के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए अगला है वह पौधा जो कि कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, कहते हैं वह पौधा जो कीटों को अपने भोजन के रूप में करता है उन्हें कहते हैं, वह पौधा जो कि कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है उन्हें क्या कहते हैं? घटपर्णी या कलश पौधा, बेंडुला, कैंडिला या कोई नहीं। देखिए आपको हम बता देते हैं, जो कीट के रूप में भोजन ग्रहण करता है पौधा ना, उस पौधा का नाम देखिए घटपर्णी या कलश पौधा या पीचर प्लांट के नाम से जाना जाता है। देखिए वो पौधा किस प्रकार का होता है, तब किताब में देखिएगा इस तरह का वो पौधा जाली नुमा बना हुआ रहता है, इस तरह का। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो कीट बैठता है तो इसको क्या करता है? जैसे ही बैठता है तो पौधा का जो यहाँ पर जालीनुमा संरचना रहता है वो नीचे गिर जाता है, पौधा नीचे आ जाता है, कीड़ा नीचे, और यहाँ ये इसको आहार बना लेती है। तो ये घटपर्णी है या कलश पौधा है या पीचर प्लांट है, ये जो है कीटभक्षी पौधा है। एकदम याद रखिएगा, इसमें बहुत बार आया है, आपको बता दे रहे हैं। ये वाला प्रश्न को आप छोटा नहीं समझिए, क्योंकि ये प्रश्न आपको बता दे रहे 1001 बार अब तक आ गया। कौन सा ऐसा पौधा है जो कीट को भक्षण करता है? तो घटपर्णी है या कलश पौधा है या पीचर प्लांट है, ठीक है। बहुत बार आप देखिएगा तो आपको अभी जितना ट्रेनिंग भी होता है उसमें भी ये बात पूछी जाती है। तो इस तरह का वो पौधा होता है, घर कलश के आकार का बना हुआ रहता है, यहाँ पर देखिए जालनुमा संरचना होता है। इसमें कीड़ा क्या होता है, इसको देख के सुंदरता को यहाँ पर बैठता है, अब बैठता है तो ये परत खुलते ही अंदर आ जाता है, तो इसको ये अपना आहार बनाती है। इस तरह से यह घटपर्णी पौधा होती है, ठीक है। अगला कीटभक्षी पौधे जो है कीटों का भोजन किसकी आपूर्ति के लिए करते हैं? जैसे अभी कीटभक्षी पौधा आपने देखा, घटपर्णी या कलश पौधा या पीचर प्लांट देखा आपने, तो ये अपना भोजन जो है किसकी आपूर्ति के लिए करते हैं? ऑक्सीजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए या कोई नहीं। तो कीटभक्षी पौधे या कीटों का भोजन आपूर्ति के लिए किसके लिए करते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कोई नहीं। तो देखिए कीटभक्षी पौधे में जो नाइट्रोजन की कमी होती है और नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए वे कीटों को अपना आहार बनाती है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला है इसमें से किनमें क्लोरोफिल उपस्थित रहता है? इसमें से किनमें क्लोरोफिल उपस्थित रहता है ना, किसमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं रहता है? देखिए आप लोग से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें से किसमें क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, आपको बताना रहता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, नहीं वाला बहुत ज़्यादा करके आपको यहाँ पर बोलता है प्रश्न ना, नहीं बोलने के बाद बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। शैवाल में,
कवक में, हरे पौधे में या कोई नहीं, ठीक है। तो उपस्थित क्लोरोफिल नहीं रहता है। तो देखिए शैवाल जो है उसमें तो यहाँ पर क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, हरे पेड़ पौधे में क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, लेकिन कवक ऐसा है जो मृतजीवी पोषण है और यहाँ पर जो होता है इसमें आपका जो है क्लोरोफिल उपस्थित नहीं रहता है। तो किस में नहीं उपस्थित रहता है? तो कवक में उपस्थित नहीं रहता है क्लोरोफिल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उस जीवाणु का नाम क्या है? ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं ना, उस जीवाणु का नाम क्या है? राइजोबियम, नाइट्रोजन, अल्पावियम या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उस जीवाणु का नाम देखिए राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, ठीक है। ये राइजोबियम नामक एक जीवाणु जो होता है, जो वायुमंडल में पेड़ पौधे में क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ठहराव करते हैं, उस जीवाणु का नाम है राइजोबियम ना। अगला देखिएगा, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु कहाँ पाया जाता है? चना में, मटर में, अरहर में, मूंग में, दलहन पौधों की जड़ में या सभी में? देखिए तो राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है वो क्या होता है, तो हरे क्या होता है, हरे यहाँ पर जो होते हैं दलहन ना, दलहन हरे दलहन के पौधों में पाया जाता है, कि जड़ों में पाया जाता है, ठीक है। जो दलहन दाल वाले जितने भी पदार्थ हैं उनकी जो जड़ें नीचे बनी हुई रहती है वो क्या होते हैं, उसमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। और ये क्या करता है, तो ये मिट्टी को उर्वर भी बनाता है। अगर एक बार आप दलहनी पौधे लगाएं और एक बार यहाँ पर दूसरे पौधे लगाएं तो ये पौधे का विकास बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन का उपस्थिति रहता है और राइजोबियम नामक जीवाणु नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है वो राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। और राइजोबियम किस में पाया जाता है, राइजोबियम नामक जीवाणु? तो ये दलहन वाले पौधे में, दलहन वाले पौधों की जड़ों में पाया जाता है, ठीक है। दलहन वाले पौधों की जड़ों में पाया जाता है। तो वो किस में पाया जाता है? चना में भी हो गया, मटर में भी हो गया, अरहर में भी हो गया, मूंग में भी हो गया, दलहन पौधों की जड़ों में। यानी एक बार हम कह लेंगे तो इसे सभी भी कह सकते हैं, और नहीं तो राइट आंसर अगर कहेंगे तो हम दलहन पौधों की जड़ों में, लेकिन इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अगला है दलहन पौधों की जड़ों में, देखिए इसका नोट्स भी यहाँ पर बना हुआ है जो कि बहुत बार ये आया है राइजोबियम, इसलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्या देखना है आपको? तो देखिए आपको देखना है, यहाँ पर लिखा हुआ है दलहन पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो फलों को नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। इसके बदले में फलीदार पौधे राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। यह सहजीवी संबंध का उदाहरण भी है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा वातावरण से ली जाने वाली गैस का क्या नाम है? ठीक है, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होते रहती है तो वे वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं, आपको बताना है। देखिए वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं, ये 101 बार आया हुआ प्रश्न है, बार बार पूछता है कि हरे पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो वातावरण से कौन सी गैस वो लेते हैं, मतलब वो ग्रहण करते हैं, कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या इसमें से कोई नहीं, कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा वातावरण में ले जाने वाली गैस का नाम जो है वो यहाँ पर किसको ग्रहण करते हैं, तो वो आपको ग्रहण करते हैं यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्योंकि हरे पेड़ पौधे को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भोजन बनाने के लिए जो वायुमंडल से लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यानी वो ग्रहण क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कभी कभी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ना देता है तो उसके लिए CO2 याद रखिएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या हम लोग लिखते हैं, CO2। तो वो CO2 गैस को यहाँ पर वो ग्रहण करते हैं। तो ली जाने वाली गैस कौन सी है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के उपरांत कौन सी गैस मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब संपन्न हो जाती है तो उस समय कौन सी गैस मुक्त होती है? देखिए 1001 बार ये प्रश्न आया हुआ है, एक दो बार की बात नहीं कीजिएगा, बहुत बार। पर्यावरण के अंतर्गत तो ये बार बार प्रश्न पूछ दिया जाता है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन यदि आप दे रहे हैं तो उसके लिए तो बार बार पूछ दिया जाता है, और विज्ञान के अंतर्गत भी बहुत बार आता है। तो आप जिसमें है, चाहे 1 to 5 है, चाहे 6 to 8 है, पर्यावरण देना है या विज्ञान देना है, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट चलता है ये विज्ञान, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के उपरांत कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, ठीक है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में जो क्रिया होती है उसके अनुसार हम आपको बता दें यहाँ पर, तो उसके अनुसार पेड़ पौधे क्या करते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और क्या करते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। इसी के कारण हमारा क्या होता है, वायुमंडल में संतुलन बना हुआ रहता है। वायुमंडल में संतुलन इसी से होता है ना। तो पेड़ जितने हैं उतने अगर जीव जंतु भी रहे तो ये बैलेंस बना हुआ रहता है, नहीं तो कम या अधिक होने पर यहाँ पर
विश्व उष्णन होने का, ग्लोबल वार्मिंग का डर रहता है। ठीक है, तो पेड़ पौधे भोजन बनाने से कौन सी चीज ग्रहण करते हैं, अभी आपको हमने बता दिया CO2 ग्रहण करते हैं, और छोड़ते क्या है भोजन बनाने, ऑक्सीजन, जो कि हम लोग यहाँ पर ग्रहण करते हैं। यानी हम लोग का छोड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के लिए भोजन का काम करता है, और पेड़ पौधों द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड यानी वो छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन, तो उसको हम लोग ऑक्सीजन हमको मिलता है और वो हमारे श्वास लेने में काम आता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ कौन कौन है, देखिए ये भी प्रश्न जो आपका है वो 101 बार आया हुआ है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ कौन कौन होता है, मतलब कि कच्चा पदार्थ का मतलब कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए हमें जरूरी कौन कौन सा भोजन चाहिए। जैसे अगर हम कहें कि हम लोगों को सब्जी बनाना है तो कौन कौन सा कच्चा पदार्थ चाहिए, तो मान लीजिए सब्जी के लिए आप जिस चीज़ के सब्जी खाते हो वो कच्चा पदार्थ ला सकते हैं, तभी तो आप उसको पकाएंगे ना। तो कच्चा पदार्थ क्या लाएं, जैसे आप पालक लाएं, मटर लाएं, गोभी लाएं, धनिया लाएं, तो ये सब कच्चा पदार्थ होगा, उसी को भूज करके हम बनाए तो वो भोजन मेरा बन गया और वो सब्जी हो गया। ठीक है, तो वही प्रकाश संश्लेषण भी अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण अपना भोजन बनाने के लिए कौन कौन सा कच्चा पदार्थ का जरूरी पड़ता है, सूरज का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल या सभी। देखिए, तो प्रकाश संश्लेषण भोजन बना के सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है, उसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, उसके लिए हमें जल भी चाहिए, तब जाकर के यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होगी, यानी इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, राइट अपने भोज्य पदार्थ को खाता है, बताना है आपको कि चूहा जो है वो अपना भोजन जो खाता है, भोज्य पदार्थ को वो कैसे खाता है ना, किस प्रक्रम के तहत चूहा जो है अपने भोज्य पदार्थ को खाता है, आपको बताना है। कुटपाद विधि की तरफ, मकरंद का रस चूस करके, कुतर कुतर कर, या कोई नहीं। तो आप यहाँ पर बहुत ही अच्छा जवाब दे रहे होंगे कि चूहा जो है अपने भोज्य पदार्थ को कुतर कुतर कर खाता है। जब आपके घरों में चूहा घुस जाता है तो आप सभी अवश्य देखते होंगे हर समय कुतराने कुतराने का, आखिर ये चूहा कर क्या रहा होता है, तो ये अपने भोज्य पदार्थ को कर रहा होता है, उसको कुतरने से ही भोज्य पदार्थ मिलता है। ठीक है, तो चूहा अपना भोज्य पदार्थ कैसे करता है, तो कुतर कुतर कर किसी भी चीज को वह अपना भोज्य पदार्थ बनाता है। तो चूहा को भोजन करने का जो प्रक्रम है, जो विधि है, उसको कहते हैं कुतर कुतर कर। अगला प्रश्न है आपका, अमीबा में झिल्ली होती है, अमीबा जो हम लोगों का होता है उसमें झिल्ली कैसी होती है, एक कोशिका, द्विकोशिका, बहुकोशिकीय, या कोई नहीं। तो देखिए, अमीबा में जो यहाँ पर झिल्ली लगी होती है, जो अमीबा बना होता है, जो उसमें झिल्ली बनी होती है, वो एकल कोशिका होती है। ठीक है, एकल कोशिका होती है। और ये प्रश्न जो है यूपी टेट और MP टेट दोनों में पूछा गया है अमीबा का, और यहाँ झारखंड के JSSC एग्जाम में भी अमीबा आया हुआ। तो अमीबा बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस सभी को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। सारे प्रश्न जो अभी तक आपके सभी राज्यों में आ रहे हो, सभी प्रश्न आप देख रहे हैं तो NCERT टेक्स्ट बुक से ही मिल रहा है, इसीलिए हम आपको यहाँ पर NCERT टेक्स्ट बुक ही लेकर के आते हैं, जिससे आप ये कंफर्म हो सके कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको हम सबूत के साथ भी दिखा देते हैं। हाइड्रा एक जंतु है, हाइड्रा एक किस प्रकार का जंतु है, बहुकोशिकीय है, एक कोशिकीय है, द्विकोशिकीय है, या कोई नहीं। ठीक है, तो हाइड्रा जो होता है वो आपका बहुकोशिकीय जंतु है। ठीक है, बहुकोशिकीय जंतु है हाइड्रा। मनुष्य में भोजन का पाचन आरंभ होता है कहाँ से, मुख से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से, किसी से नहीं। मनुष्य में भोजन का पाचन जो है आरंभ कहाँ से होता है, मुख से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से, या किसी से नहीं। किससे होता है, देखिए आपको हम बता दें, ये प्रश्न जो है अब तक 1001 बार आपका जो है आ चुका है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत या शिक्षक बहाली में कहिए या रेलवे बहाली में 1001 बार आया है। ठीक है, कि मनुष्य में भोजन का पाचन का आरंभ कहाँ से होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी बता दिए होंगे, मुख से। कहाँ से होता है, मुख से। जैसे ही हम भोजन को डालते हैं मुख में, तो भोजन का पाचन जो है जैसी जीव ग्रंथियां, लाला ग्रंथियां से लगती है तो पचना शुरू हो जाती है। मनुष्य में भोजन का पाचन जो होता है वो मुख से ही आरंभ शुरू हो जाता है। जैसे ही हम मुख में डालते हैं वहीं से भोजन का पचना शुरू हो जाता है। बहुत बार आया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, मनुष्य में भोजन का पाचन समाप्त हो जाता है, कहाँ पर मनुष्य का भोजन पाचन समाप्त हो जाता है, आपको बताना है। बड़ी आंत, छोटी आंत, मुख में, या अमाशय में। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है भोजन को कहाँ डालते हैं, मुख में। अब मुख से होते हुए या बड़ी आंत होते हुए या कहाँ चली जाती है, छोटी आंत में। ठीक है, यानी सबसे अंतिम कहाँ होता है, मनुष्य का भोजन का पाचन जो समाप्त हो जाता है सबसे अंतिम छोटी आंत में होता है। किस में होता है, छोटी आंत में होता है। जब भोजन छोटी आंत में हमारा आ जाता है तो इसमें जो है अवशेष के रूप में जो खराब या कूड़े कचरे या जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं जो नहीं पचता है, वो यहाँ पर पदार्थ जो उत्सर्जन के रूप में ये हमारे शरीर से गंदे पदार्थ बाहर
बाहर निकल जाते हैं। तो मनुष्य का भोजन का पाचन का प्रारंभ मुख से होता है और अंत जो होता है वो छोटी आंत में होता है। बहुत बार आया हुआ है कि मनुष्य में भोजन का पाचन समाप्त कहाँ पर होता है, अंत कहाँ पर होता है। ये भी आपको 501 बार प्रश्न पूछा गया है। तो भोजन का प्रारंभ मुख से और भोजन का अंत छोटी आंत से होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। मनुष्यों में अवशोषण की क्रिया होती है। मनुष्यों में अवशोषण की क्रिया होती है बड़ी आंत में, छोटी आंत में, मुख में या अमाशय में। ठीक है, तो जो मनुष्यों में अवशोषण किया जाता है वो कहाँ होता है? तो अवशोषण जो किया जाता है वो आपका छोटी आंत में ही किया जाता है। किसमें किया जाता है? छोटी आंत में ही होता है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपचित खाद्य पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? पाचन, परिपाचन, उत्सर्जन या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए वह प्रक्रिया जिसमें जो अपशिष्ट पदार्थ जो अच्छे पदार्थ होते हैं, जितना ब्लड बनने रहते हैं वो ब्लड के रूप में बन करके हमारे शरीर में दौड़ने लगता है, और जितना अपशिष्ट और बेकार या व्यर्थ पदार्थ जो होता है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो शरीर से जो बाहर निकल जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? त्याग करते हैं या उत्सर्जन, उसको निकालते हैं। ठीक है, तो उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया जो होती है उसको हम लोग कहते हैं उत्सर्जन। मल का त्याग करना, क्या कहते हैं? त्याग करना यानी उत्सर्जन करना। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका उत्सर्जन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? जिस समय बच्चा जब रहता है तो उसके दूध के दांत होते हैं, तो उसके दूध के दांतों की संख्या होती कितनी है आपको बताना है। 15, 20, 25 या 32। तो दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो दूध के दांतों की संख्या बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, 1001 बार प्रश्न आ गया है दूध के दांत की संख्या, इसलिए आप लोग भी याद रखिएगा। दूध के दांतों की संख्या जो होती है वो 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है दूध के दांतों की संख्या जो माना गया है। अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? अस्थाई दांत की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, 22 होती है, 32 होती है, 28 होती है। कितनी होती है अस्थाई दांत की संख्या? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो हमारे यहाँ अस्थाई दांत होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है। आपका भी राइट आंसर आ रहा होगा। चलिए, जिससे आंसर आते जा रहा है और आप इस तरह का प्रश्न देख रहे हैं, सब प्रश्न आपको किसी प्रैक्टिस सेट में नहीं मिलने वाला, ये सिर्फ आपको एनसीईआरटी का जो नोट्स है वही मिलने वाला है। तो एनसीईआरटी का नोट्स तो पढ़ना कोई भी कभी भी नहीं भूलिएगा। सब कोई नोट्स यहाँ परचेज करके डेली के लिए जुड़ जाइएगा, क्योंकि परीक्षा में भी समय है। आप जुड़ करके बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन काल में दांत कितनी बार निकलता है? 1 बार, 2 बार, अनंत बार या कोई नहीं। ठीक है, तो मनुष्य के जीवन काल में दांत जो होता है कितने बार निकलता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या अनंत बार? कोई बार नहीं। ठीक है, बहुत बार। तो देखिए मनुष्य का जैसे एक तो होता है दूध का दांत, पहली बार निकलता है और फिर ये दूध का दांत टूट जाता है। दूध का दांत टूटता है और जब दूध का दांत टूटता है तो एक दूसरी बार दांत निकलता है, और यही 2 बार निकलता है। इसके बाद यदि दांत टूटता है तो दांत को लगवाना पड़ता है या उसका इलाज करवाना पड़ता है ना। तो मनुष्य के जीवन काल में दांत कितनी बार निकलता है? सिर्फ और सिर्फ 2 बार निकलता है। ठीक है, कितनी बार निकलता है? सिर्फ और सिर्फ 2 बार निकलता है। जीभ का मुख्य कार्य क्या है? आपको बताना है कि हमारा जो जीभ हम मिला हुआ है, टंग मिला हुआ है, उसका मुख्य कार्य क्या है? ये भी आपको जो है यहाँ पर जेटेट में पूछा गया था, समझे? तो देखिए यहीं से प्रश्न छपा हुआ था आपका, ये एक्सरसाइज का 7 का एनसीईआरटी का विज्ञान का। ठीक है, तो ये सभी छपा हुआ था। तो जीभ का मुख्य कार्य क्या है? भोजन को लार से मिलाना, निगलने में सहायता करना, बोलने में सहायता करना या सभी। तो देखिए जीभ का मुख्य कार्य तो पहला दिया है भोजन को लार से मिलाना, ये तो होता ही है। जैसे ही हम मुख में भोजन को डालते हैं तो ये अपने लाला ग्रंथि या लार के साथ मिला करके भोजन का पाचन शुरू कर देता है, ये काम होता है, आप लोग सभी जानते हैं। अगला है निगलने में सहायता करना। ठीक है, जीभ क्या करता है? तो हम जो भोज्य पदार्थ देते हैं उसको चबा चबा करके और उसको छोटा भाग में बना करके लारा ग्रंथियां उत्पन्न करता है और उसको जठर रग की तरफ से अंदर की ओर डालता है, यानी निगलने में भी सहायता करती है। ये भी बिल्कुल सही है। अगला बोलने में सहायता करता है। अगर आपका जीभ नहीं है तो आप नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बोलने में भी सहायता करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अमाशय में कौन सा रस स्रावित होता है? पलक पदार्थ का रस, जठर रस, पिठर रस या कोई नहीं। ठीक है, हमारा जो अमाशय है उसमें कौन सा रस स्रावित होता है? 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया आपको, बहुत ही MBBI है, लगभग सब जगह पूछ दिया जाता है। तो अमाशय में जो होता है वो जठर रस होता है। कौन सा रस होता है? जठर रस होता है, जो भोजन को क्या करता है? पचने में सहायक करता है। तो अमाशय में जठर रस पाया जाता है। अब है अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी प्रश्न अब तक के प्रश्न में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1001 बार आया हुआ है। और आपको हम बता दें, ये आपको यूपी टेट, उड़ीसा, जेटेट सब में पूछा गया है कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या कोई नहीं। ठीक है, तो अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अब आप लोगों को पता चल गया होगा। अमाशय में जो भोजन पाचन के लिए होता है उसमें जो है आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl कहते हैं, ये पाया जाता है। ठीक है, तो अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। एकदम दिमाग बना लीजिएगा क्योंकि प्रश्न बार बार आपका आता है। ठीक है, अमाशय का आंतरिक सतह किस झिल्ली का बना होता है, अमाशय का आंतरिक सतह जो है किस झिल्ली का बना होता है आपको बताना है। ठीक है, अमाशय का आंतरिक सतह किस झिल्ली का बना होता है, पिट्टर झिल्ली, श्लेष्मा झिल्ली, पिट्यूटर झिल्ली या कोई नहीं। ठीक है, तो अमाशय का आंतरिक सतह किस झिल्ली का बना होता है, पिट्टर झिल्ली, श्लेष्मा झिल्ली, पिट्यूटर झिल्ली या कोई नहीं। तो देखिए पिट्टर, अमाशय का जो आंतरिक सतह होता है वो श्लेष्मा झिल्ली का बना हुआ रहता है। किस झिल्ली का बना हुआ रहता है, श्लेष्मा झिल्ली का बना हुआ रहता है आपका। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है, छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है आपको बताना है। ठीक है, 7.5 मीटर, 5.2 मीटर, 4.3 मीटर या 6.4 मीटर। देखिए ये प्रश्न बहुत बार नहीं आए हैं लेकिन 2-4 बार आए हैं, तो इसका आंसर है 7.5 मीटर। यकृत के संबंध में क्या सही है आपको बताना है, जो हमारा यकृत है उसके संबंध में क्या सही है आपको बताना है। ठीक है, तो अगला है यहाँ पर देखिएगा, यह लाल भूरे रंग की होती है, यकृत जो होता है जो वो लाल भूरे रंग की होती है, यह उदर के दाहिनी ओर अवस्थित होता है ना। उसके बाद होता है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, तो यह लाल भूरे रंग की होती है, यह बिल्कुल सही है। यह उदर के दाहिनी ओर स्थित होता है यकृत, ये भी सही है। और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये भी सही है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, पिट्यूटरी ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, लार्वा ग्रंथि या कोई नहीं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो आती है वो आपको ग्रंथि में अगर पूछेगा तो वो यकृत होता है। क्या होता है, वो यकृत ग्रंथि ही होता है। ठीक है, अगला है भोजन का वह भाग जिसका पाचन छोटी आंत में नहीं हो पाता है उससे भेजा जाता है ना। भोजन का वह भाग जिसका पाचन छोटी आंत में नहीं हो पाता है उससे भेजा जाता है बड़ी आंत में, छोटी आंत में, यकृत ग्रंथि में, कोई नहीं। ठीक है, तो जब भोजन का छोटी आंत में जो नहीं हो पाता है वो उसको कहाँ हम लोग भेजते हैं, तो उसको जो है हम लोग बड़ी आंत में भेजते हैं। कहाँ पर भेजते हैं, बड़ी आंत में भेजा जाता है। जीभ में स्वाद पहचानने के लिए होती है, हम लोग स्वाद जो पहचानते हैं वो किससे, जीभ से पहचानते हैं। ठीक है, तो जीभ में स्वाद पहचानने के लिए क्या होता है, जठर रस होता है, पीत रस होता है, स्वाद कलिकाएं होती है या कोई नहीं होता है। ठीक है, तो जीभ में जो होता है वो हमारा क्या होता है, तो आपको स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जिसके आधार पर विभिन्न स्थानों पर यदि आप जो चीज लेते हैं तो विभिन्न प्रकार के स्वाद जो है प्राप्त होते हैं। तो स्वाद कलिकाएं हमारे जीभ में पाई जाती है। खाद्य पदार्थों का परीक्षण जो यहाँ पर दे रहा है अगला, खाद्य पदार्थों का पाचन होता है, खाद्य पदार्थों का पाचन होता है, ये नहीं है, आगे आप देखेंगे यहाँ पर अगला है आपका खाद्य पदार्थों का पाचन होता है। चलिए यही है, जीभ में स्वाद पचाने के लिए। अगला है खाद्य पदार्थों का पाचन होता है बड़ी आंत, छोटी आंत, स्वांगीकरण या स्थायीकरण। ठीक है, तो खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसका पाचन जो होता है वो कहाँ होता है, तो पाचन जो होता है आपको छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है पाचन, छोटी आंत में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अमीबा अपना भोजन किस विधि द्वारा करते हैं, अमीबा जो होता है वो अपना भोजन किस विधि के द्वारा करते हैं, कुटपाद विधि, मकरंद, अनाज के दाने तथा कीड़े मकोड़े को पकड़ कर खाते हैं या यहाँ पर कुतर कर खाते हैं। तो अमीबा अपना भोजन किस विधि से करते हैं, तो देखिए आपको बता देते हैं। ठीक है, अमीबा अपना भोजन एक है कुटपाद विधि, एक है मकरंद, एक अनाज के दाने तक कीड़ों मकोड़ों को पकड़ कर खाती है और कुतर कर। देखिए मकरंद तो ये आप समझ गए होंगे, मधुमक्खी की तरफ से मकरंद, ये फूलों के रस को चूस करके मकरंद बनाते हैं और ये अपना भोजन बनाते थे, तो मधुमक्खी का विधि है। ठीक है, और कुतर करके भी आप देख लिए, ये किसका विधि है भोजन बनाने का, चूहा का है। और अनाज के दाने तथा कीड़े मकोड़ों को पकड़ खाते हैं तो घटपर्णे कस का पौधा का है। तो अब आपके पास बचा एक ही ऑप्शन, वो है कुटपाद विधि, तो यही है आपका यहाँ पर करने का। तो अमीबा में जो भोजन होता है वो किस विधि से होता है, कुटपाद विधि तरफ से होता है। कैसे होता है, कुटपाद विधि से अमीबा में भोजन होता है। ठीक है, अगला है मधुमक्खी अपना भोजन किस विधि द्वारा करते हैं, मधुमक्खी अपना भोजन किस विधि के द्वारा करते हैं, कुटपाद विधि के द्वारा,
फूलों के मकरंद को चूस कर, कुतर कुतर कर या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए अभी आपने देखा कुटपाद विधि द्वारा किसका होता है, तो कुटपाद विधि द्वारा अमीबा का होता है। कुटपाद विधि द्वारा किसका होता है, अमीबा का होता है। अब फूलों के मकरंद को चूस कर कौन बनाती है, तो मधुमक्खी कहते हैं, जिसको लोग मकरंद विधि कहते हैं, तो ये मधुमक्खी का हो गया। और अगला है देखिए कुतर कुतर कर, क्या है आपका, कुतर कुतर कर, तो ये कौन करता है, चूहा करता है। ठीक है, चूहा करता है कुतर कुतर कर। अगला है कोई नहीं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर फूलों के मकरंद को चूस कर करती